नमस्कार। स्वागत आप सभी का। और आज आपसे बातचीत एक विषय पर मांगे गए हैं आप सभी के शोध आलेख। और ये शोध आलेख प्रकाशित होंगे एक पुस्तक में। जी हाँ, एक पुस्तक में होंगे प्रकाशित। और ये पुस्तक कह लीजिए या पत्रिका कह लीजिए या कहे संस्था कह लीजिए, क्योंकि यह पुस्तक एक संस्था के एक व्यक्ति के माध्यम से प्रकाशित हो रही है। अब ये भविष्य बताएगा या फिर जो मैं संपर्क सूत्र दे चुका हूँ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ इस विषय में कंसल्ट कर सकते हैं कि यह पुस्तक फॉर्म में छपेगी या एक पत्रिका के रूप में छपेंगे आपके शोध आलेख जो आपसे मांगे गए हैं, जो विषय मैं आपको बताने वाला हूँ 1 मिनट के बाद में। और एक चीज़, आप किसी भी कक्षा के विद्यार्थी हों या शोधार्थी हों, राज्य स्तर या केंद्रीय स्तर या डीम्ड विश्वविद्यालय से संबंध रखते हों, या माध्यमिक, उच्च माध्यमिक या निगम के विश्वविद्यालयों में शिक्षक हों, विद्यार्थी हों या संबंध रखते हों, आप दिए गए विषय में यदि रुचि रखते हैं तो अपनी कलम को उठा सकते हैं और उसको चला सकते हैं। एक चीज़ और, 3 भाषाओं में अपने लेख को लिखकर आप भेज सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। भाषाएं बताऊंगा, नियम बताऊंगा, लेख लिखने के कैसे भेजने हैं, कब तक भेजने हैं वह बताऊंगा। और थोड़ा सा शुल्क रखा गया है। अब चाहे उसको आप पुस्तक शुल्क कह लीजिए, प्रकाशन शुल्क कह लीजिए, आपका लेख छपेगा उसका शुल्क कह लीजिए, वह बताऊंगा। और साथ ही साथ कब तक भेजना है, क्या फ़ॉन्ट है, जर्नल है, वह सब बताऊंगा। ठीक है, उससे पहले अपील यही है कि वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। और लाइक शेयर नहीं मांगूंगा आपसे, क्योंकि यदि मेरी बात अच्छी लगेगी तो आप स्वतः ही लाइक कर देंगे, और ख़राब लगेंगी तो डिसलाइक करके चली जाइएगा और अपना समय बचा लीजिएगा। अब आते हैं मुख्य बातों पे। जैसा कि मैंने कहा, वीडियो को पूरा देखेंगे तो हर बात समझ में आएगी बिना किसी से हेल्प लिए हुए। शोध आलेख मांगे गए हैं आपसे, और इस शोध आलेख का जो विषय या थीम है वह है महाभारत, जिसे ऋषि वेद व्यास ने बोला था और गणेश भगवान ने लिखा था। तो उसी घटना, काव्य, इतिहास को लेकर महाभारत विशेषांक निकल रहा है एक। अब ये महाभारत विशेषांक पुस्तक रूप में है या पत्रिका के रूप में है, वह आप कंफर्म कर लीजिएगा। बोहल शोध मंजूषा। बोहल शोध मंजूषा एक अंतर्राष्ट्रीय बहुभाषी शोध पत्रिका है, जिसका ISSN नंबर है और इम्पैक्ट फैक्टर दोनों ही इसको प्राप्त है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी का मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया है, उसको भी ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करिएगा। और 3 भाषाएं जैसे कि मैंने आपको बताई थी, वह 3 भाषाओं को नोट कर लीजिए। पहली भाषा है हिंदी, दूसरी अंग्रेजी, तीसरी संस्कृत। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत तीनों ही भाषाओं में अपने लेख को लिखकर आप भेज सकते हैं, सॉरी टाइप करके भेज सकते हैं। इस बात का याद रखिएगा। कैसे टाइप करना है, कैसे भेजना है वह भी बताऊंगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। लेकिन जब मैं 3 भाषाएं बोलता हूं और लेकिन लगाता हूं तो चीज़ को समझिए। अपने लेख को किसी भी एक भाषा में लिखिएगा, मिक्स मत कीजिएगा, संयुक्त भाषाओं का प्रयोग मत कीजिएगा। यह हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि इस ऐतिहासिक और मिथोलॉजी वाले विषय पर आपको हिंदी भाषा में बेशक लिख, लेकिन संस्कृत की टर्मिनोलॉजी का, सिद्धांतों का यूज़ आपको करना पड़ेगा। तो बेशक आप उस स्थिति में संस्कृत का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डिफाइन करना पड़ेगा आपको कि आपने संस्कृत का कोई श्लोक, कोई कोटेशन, कोई वाक्य यदि लिखा है, संस्कृत में ही लिखा है, तो उसको हिंदी में या अंग्रेजी में, जिस भी भाषा में आप लिख रहे हैं उसको डिस्क्राइब कीजिएगा। यदि संस्कृत में लिखा है और हिंदी के किसी कोड को यूज़ करना चाहते हैं तो हिंदी के कोड को संस्कृत में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको उसको संस्कृत भाषा में डिस्क्राइब करना पड़ेगा। और यदि इंग्लिश के लेख में किसी संस्कृत या हिंदी के कोड को उद्धृत करते हैं तो उसको भी आपको अंग्रेजी में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। भाषा मिक्स मत कीजिएगा, लेकिन कंटेंट में कोई रेफरेंसेस, कोई बात यदि मिक्स करनी पड़ रही है, दूसरी भाषा से है, तो ज़रूर लीजिए, लेकिन उसको एक्सप्लेन भी ज़रूर कीजिए जिस भाषा में अपना शोध आलेख आप लिख रहे हैं। अगली चीज़, 30 नवंबर, 30 अक्टूबर नहीं है, अगले महीना नवंबर का है। 30 नवंबर तक आपको अपने जो भी लेख हैं वह उसको भेज देना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और
जब आपके लेख पब्लिश हो जाएंगे तो एक प्रशस्ति पत्र मिलेगा, कह लीजिए, या प्रमाण पत्र मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा, वह भी आपको सूचना मिल जाएगी आपके दिए गए ईमेल आईडी पर, क्योंकि आपको अपने लेख के साथ अपना एक छोटा सा परिचय लिख कर भेजना है। इसमें आपका नाम, पद, परिचय, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, व्हाट्सअप, जो भी सोशल नेटवर्किंग साइट चलाते हैं उसके लिंक ज़रूर भेजें कि आपसे भविष्य में संपर्क किया जाए, आपको सम्मानित भी किया जाए। अब फ़ॉन्ट का नाम और फ़ॉन्ट का साइज सुन लीजिए, ध्यान से उसको लिख लीजिए। पहली चीज़, हिंदी में आपको कुर्ती देव 10 फ़ॉन्ट का यूज़ करना है। यदि हिंदी भाषा में अपने लेख को टाइप करते हैं तो कुर्ती देव 10 के फ़ॉन्ट में आपको लेख को लिखना है और फ़ॉन्ट साइज़ 14 होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अंग्रेजी और संस्कृत के लिए भी यही फ़ॉन्ट है, हिंदी और संस्कृत दोनों के लिए यही फ़ॉन्ट है, कुर्ती देव 14 और फ़ॉन्ट साइज़ भी कुर्ती देव 10 और फ़ॉन्ट साइज़ 14। अंग्रेजी के लिए टाइम न्यू रोमन का फ़ॉन्ट साइज़ है और साइज़ है 12। टाइम न्यू रोमन का नाम फ़ॉन्ट है, टाइम न्यू रोमन, फ़ॉन्ट साइज़ 12 अपने लेख को भेजना है और 1500 से लेकर 2000 शब्दों के बीच में आपको अपने लेख को भेजना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और एक विशेष चीज़, लेख पब्लिश होने के बाद आपको शोध पत्रिका की एक हार्ड कॉपी और एक सॉफ्ट कॉपी डाक के माध्यम से भेजी जाएगी, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो ऐसा ही लगता है कि जो आपसे शुल्क या धनराशि मांगी जा रही है वह इसीलिए मांगी जा रही है कि आपको आपके लेख की कॉपी और उस पत्रिका या पुस्तक में जितने भी लेख छपेंगे उसकी भी एक कॉपी आपको प्राप्त हो सके, तो इसीलिए वह पैसा मांगा गया है। कितना पैसा है, कितना देना है, वह दे दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख सकते हैं। और एक और विशेष चीज़ कि इस विशेषांक के लिए केवल किसी भी विश्वविद्यालय से एमफिल, पीएचडी या डीलिट कर रहे शोधार्थी अन्य अपना लेख अपनी ईमेल आईडी के साथ भेज सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग में कहा था आपसे कि स्कूल के, विद्यालय, महाविद्यालय के विद्यार्थी भेज सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो विषय है ना, ये विषय शोध की डिमांड करता है, यह विषय तुलनात्मक दृष्टि की डिमांड करता है और यह विषय एक लीक से हटकर सोच की डिमांड करता है। और इस स्तर पर बीए या स्कूल के विद्यार्थी अभी नहीं आए हैं, लगभग नहीं आए हैं, लेकिन इसीलिए यह फील्ड, जैसा कि मैंने कहा, रिसर्च की है, शोध की है, एनालिसिस की है और कंपैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू की है, इसीलिए इस लेख को एमफिल, पीएचडी और डीलिट के विद्यार्थी या शोधार्थी ही अपना लेख भेज सकते हैं, वह एलिजिबल हैं, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अब आते हैं विषय पर, और साथ ही साथ मैंने आपको ईमेल आईडी दी है और एक ब्लॉग का लिंक दिया है। उस ईमेल आईडी पर आपको अपने लेख को भेजना है, अपने आर्टिकल को भेजना है और दिए गए फ़ोन नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं किसी समस्या के होने पर। जैसा कि मैंने बताया था कि आपको कि महाभारत विशेषांक है ये, तो जब महाभारत विशेषांक है तो महाभारत के कई पात्रों, कई रचनाओं, कई समाजों, कई व्यवस्थाओं, कई घटनाक्रमों और कई ऐसे कालचक्र केंद्रित आपको विषय मिलेंगे जो आपको उस समय में लेके जाएंगे। क्योंकि आज ही के दिन में एक वीडियो मैंने और बनाया है जो रामायण में लेकर जाता है, और 5 से 6 दिन पूर्व मैंने एक वीडियो और बनाया था आपको जो वह भी आपको रामायण में लेकर जाता है, याद रखिएगा। और उससे पहले एक मैंने वीडियो बनाया था आपको लिए जो मध्य एशिया और एशिया के अंतर्गत पश्चिमी देशों में आपको भारतीय भाषा और संस्कृति में लेकर जाता है। तो उसी प्रकार का यह विषय आपको महाभारत के काल में ऋषि वेद व्यास के समय में लेकर जाता है। तो हम बात करते हैं उप विषयों की जिस पर आपको अपने शोध आलेख को भेजना है। पहला विषय, महाभारत का रचनाक्रम। विषय को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, विषय बहुत ज़्यादा हैं, केवल विषय को पढ़ रहा हूँ। किसी विषय को लेकर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, उस पर चर्चा चाहिए, संवाद चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, अलग से वीडियो बना दूंगा या अलग से आपसे मैं बात भी कर लूँगा, मुझे कोई भी समस्या नहीं है। पहला विषय, महाभारत का रचनाक्रम। ये मिथक भी चलता है, अप्रमाणिकता के लिए प्रमाण भी दिए जाते हैं कि इसका रचना काल क्या रहा है, कब लिखी गई है, क्या टाइम पीरियड है, ईस्वी है, ईसा पूर्व है, सतयुग में है, कलयुग में है, द्वापर में है। तो ऐसे ही द्वंद्वों, ऐसी ही समस्याओं और ऐसे ही अनसुलझे सवालों के जवाब आपको अपने इस विषय पर दिए गए लेख में देने हैं, महाभारत का रचनाक्रम। दूसरा विषय है महाभारत में पुरुषार्थ चतुष्टय। पौरुष कितना था
क्या वीरता थी, क्या राष्ट्रीय चेतना थी, इस विषय को लेकर भी आप लिख सकते हैं। अगला विषय महाभारतकालीन सामाजिक व्यवस्था, सोशल इको का विषय है, सोशल इकोनॉमिक्स का, कि सामाजिक व्यवस्थाएं क्या थी और समाज की व्यवस्थाओं के कई महत्वपूर्ण अंग या पार्ट होते हैं, जिसका एक महत्वपूर्ण पार्ट संस्कृति भी है, भाषा भी है, सभ्यता भी है, अर्थव्यवस्था भी है, राजनीति भी है। तो उस समय की सामाजिक व्यवस्था क्या थी, यह आपको लिपिबद्ध करना है। अगला विषय है महाभारत में धर्म का स्वरूप, रिलीजियस, क्या प्रारूप था धर्म का महाभारत के समय में, यह आपको लिखना है। महाभारत के विभिन्न उपाख्यान, एक होता है व्याख्यान, एक होता है उपाख्यान और एक होता है आख्यान। आख्यान, व्याख्यान, उपाख्यान। आख्यान जो साहित्य के विद्यार्थी हैं, मध्यकाल को समझते हैं, वे आख्यान को समझते हैं। व्याख्यान वह शब्द है जो आप किसी की कथा को सुनते हैं, किसी के पाठ को सुनते हैं कि कहीं रामायण का पाठ हो रहा है, भागवत गीता का पाठ हो रहा है, वह व्याख्यान होता है। या किसी व्यक्ति के संवाद को सुनते हैं जो घंटों घंटों के होते हैं, व्याख्यान होता है। यहाँ शब्द है उपाख्यान, यानी कि रामायण से महाभारत के विषय में कहाँ, कितना, कैसा वर्णित किया गया है, किसी व्यक्ति के माध्यम से, किसी पुस्तक के माध्यम से, किसी रचना के माध्यम से, वह आपको स्पष्ट करना है। विषय फिर से बताता हूँ, विषय है महाभारत के विभिन्न उपाख्यान, यानी कि महाभारत का वर्णन कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, किस रूप में मिलता है, किस माध्यम में मिलता है, यह आपको स्पष्ट करना है। अगला विषय महाभारत की प्रासंगिकता, कितना रिलेवेंस है महाभारत आज के दौर में या किसी भी दौर में रहा है, कम ज़्यादा होता रहता है, वह आपको स्पष्ट करना है। महाभारत की राजनीतिक चेतना का स्वरूप, यह आपको स्पष्ट करना है। एक विषय और है महाभारत के पात्रों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। महाभारत के पात्रों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, जब मैं पात्रों की बात करता हूँ, इसमें राजा भी हो सकते हैं, ब्राह्मण भी हो सकते हैं, समाज का आम व्यक्ति भी हो सकता है, स्त्री पुरुष कोई भी हो सकता है, एक सामान्य व्यक्ति भी हो सकता है, और एक इसी राज्य का राजा, राजकुमार, शासक, वह भी हो सकता है। तो रामायण में जो महाभारत में, क्योंकि रामायण इसीलिए आ, क्योंकि रामायण पे जस्ट एक वीडियो बनाया है लगभग आधे घंटे का, आपने वह भी देखा, इसलिए मुंह से बार बार 3 बार रामायण शब्द आ चुका है महाभारत के स्थान पर। और यहाँ विषय है महाभारत के पात्रों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। साइकोलॉजी की दृष्टि से आपको महाभारत के पात्रों का, कि कर्ण के मध्य में क्या वह द्वंद्व चल रहा था कि वह अपने भाई पांडवों का साथ दे या अपने मित्र दुर्योधन का साथ दे, या सीता द्रौपदी का चीरहरण करते वक्त दुशासन ने किसका कर्तव्य निभाया, अपने देवर का कर्तव्य निभाया, अपने भाई का कर्तव्य निभाया, या अपने भाई के आदेश का पालन किया, उसका कर्तव्य निभाया। या फिर द्रौपदी के साथ साथ जब हम देखते हैं कुंती को, उसका मानसिक द्वंद्व क्या था अपने 5 पुत्र या कहीं छठे पुत्र के प्रति, उस मानसिक द्वंद्व को लिखना है। धृतराष्ट्र का मानसिक द्वंद्व, मानसिक विकार कह लीजिए या मानसिक उन्नति कह लीजिए, कैसी थी कि उनको पिता के रूप में अपने आप को स्थापित करना है या एक राजा के रूप में स्थापित करना है, जब इतिहास उनका लिखा जाएगा। यही द्वंद्व द्रोणाचार्य के मन में भी रहता है, अश्वत्थामा के मन में भी रहता है, अर्जुन के मन में भी रहता है कुरुक्षेत्र के मैदान में। तो इसी प्रकार के मानसिक द्वंद्व आपको महाभारत कालीन पात्रों के अंतर्गत देखने को मिलते होंगे। उन्हीं पात्रों का आपको, उन पात्रों की मानसिक स्थिति का विश्लेषण करना है। अगले विषय आते हैं महाभारत का महाकाव्यात्मक। एक रचना है, काव्य कह लीजिए, कविता कह लीजिए, लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने, और रचना है राम की शक्ति पूजा। कुछ लोग उसे महाकाव्य कहते हैं, कुछ खंड काव्य कहते हैं, कुछ केवल कविता कहते हैं, कुछ काव्य कहते हैं। तो क्या ऐसे तत्व, क्या ऐसे गुण, क्या ऐसी परिस्थितियाँ और क्या ऐसे कुछ शब्दों में ताकत होती है जो किसी रचना को काव्य, किसी को खंड काव्य, किसी को महाकाव्य, किसी को चंपू काव्य और किसी को मुक्तक की श्रेणी में रख देते हैं। तो ऐसे क्या तत्व होते हैं जो किसी रचना को महाकाव्य बनाते हैं, वह आपको स्पष्ट करना है। अगला विषय है, कितना बेहतरीन विषय आया है, श्रीमद् भागवत गीता के केंद्र में, और श्रीमद् भागवत गीता की आत्मा है ये विषय है महाभारत में कर्म योग गीता के संदर्भ में। क्योंकि कर्म क्या करना है, कैसे करना है, किस स्थिति में किस प्रकार का कर्म करना है, यही आपको हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ हो, धार्मिक ग्रंथ हो, हमारे महापुरुष हों, हमारे आदर्श हों, वह सिखाते हैं। लेकिन
एक विशेष स्थान पर एक विशेष परिवार से संबंध रखने वाले व्यक्ति को किस चीज़ का पालन करना चाहिए, अपने कर्तव्य का या अपने प्रति कर्तव्य का, अपने परिवार के प्रति कर्तव्य का, तो उसका कर्म क्या होना चाहिए, उसका दर्शन हमको मिलता है महाभारत के उस छोटे से अंत कुरुक्षेत्र के मैदान में उच्चारित श्री कृष्ण के मुख से दिए गए वचनों का, और लिपिबद्ध रूप है उसका श्रीमद् भागवत गीता, तो उसी में विषय निकलता है महाभारत में कर्म योग गीता के विशेष संदर्भ में। आप लिपिबद्ध कीजिए। अगला विषय है महाभारत के नारी पात्र। एक और विषय है महाभारत का नायक और प्रतिनायक। महाभारत का नायक एवं प्रतिनायक, उसका नायक शकुनि था या कृष्ण था, अर्जुन था या पितामह भीष्म थे। महाभारत युद्ध कला। महाभारत रामायण और कृष्ण के समय में कई युद्ध हुए हैं, और मुगल वंश में आज के समय में 2 विश्व युद्ध भी हम देख चुके हैं। किस प्रकार का वर्णन हमको, एक मिनट, हाँ, किस प्रकार का वर्णन हमको देखने सुनने समझने को मिलता है युद्धों का, वह हमको स्पष्ट करना है इस विषय में कि महाभारत युद्ध कला। अगला विषय है महाभारत और 16 संस्कार। फिर है महाभारत में वैवाहिक स्वरूप, क्योंकि विवाह के विषय में चाहे हिडम्बा का विवाह रहा हो या फिर अर्जुन के कई विवाह रहे हों या कृष्ण के विवाह रहे हों, तो विवाहों की क्या परंपरा, क्या संस्कार रहे थे, उन विषयों का आपको चित्रण करना है। और 16 संस्कार भी एक विषय है महाभारत और 16 संस्कार। एक विषय इसमें और है महाभारत पंचम वेद के रूप में, और अगला विषय है महाभारत में वर्ण व्यवस्था। महाभारत में वर्ण व्यवस्था, और अगला विषय है महाभारत के उपेक्षित पात्र कर्ण। अलग से विषय दिया गया है इसमें। जैसे कि मैंने एक विषय बताया था आपको महाभारत के पात्रों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, तो कर्ण के भी मन में एक मनोवैज्ञानिक चित्रण उभरता है अपने अस्तित्व के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने जीवन के उद्देश्य के प्रति। तो उसी प्रकार का एक विशेष रूप से विषय ही रख दिया गया है कि महाभारत का उपेक्षित पात्र कर्ण। उस विषय पर अपनी कलम को चलाइए। एक विषय इसमें और है महाभारत में दान का स्वरूप। ये दान का स्वरूप कर्ण से ही लिया गया है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि महाभारत में 2 ही पात्र मिलते हैं जो दान की दृष्टि से जाने जाते हैं, वासुदेव श्री कृष्ण और अंगराज महारथी कर्ण। दोनों पात्रों, विषय भी यही कहता है कि महाभारत में दान का स्वरूप ये अलग विषय है, और महाभारत में उपेक्षित पात्र कर्ण अलग विषय। एक विषय और है महाभारत में चित्रित प्रकृति, जो नेचर है उसका वर्णन करना है। अगला विषय महाभारत गीता में सांख्य दर्शन, और फिर है वेद व्यास व्यक्तित्व और कृतित्व। क्या वेद व्यास ने राम महाभारत के अलावा कुछ और लिखा है या नहीं लिखा है, लिखा है तो क्या लिखा है, किस प्रकार से लिखा है, किस दृष्टि से लिखा है, किस स्वरूप में लिखा है, इसका वर्णन आपको करना है। वेद व्यास व्यक्तित्व एवं कृतित्व। इससे पूर्व का एक विषय मैंने बताया महाभारत में गीता, महाभारत गीता में सांख्य दर्शन। इस चीज़ को सुनिएगा और समझिएगा। और अगला विषय है धृतराष्ट्र के 100 पुत्र। फिर विषय है महाभारत में हनुमान का चित्रण, जो कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के रथ पे हमको हनुमान के दर्शन होते हैं, और कई कथाओं में कई घटनाओं पर हमको हनुमान के दर्शन भी होते हैं महाभारत में। तो महाभारत में हनुमान का चित्रण एक विषय और है। महाभारत में विभिन्न आस्तिक दर्शनों का स्वरूप एक विषय और है। महाभारत में भीष्म पूर्व राजनीतिक चेतना कहा गया है। भीष्म से पूर्व की, देवव्रत से पूर्व की पितामह भीष्म को राजनीतिक चेतना थी, और यदि राजनीतिक चेतना थी उसका स्वरूप क्या था, राष्ट्रीय स्तर पर स्वरूप क्या था, और क्या भीष्म से पूर्व राजनीतिक चेतना किसी ने कोई आगाज, कोई प्रारूप दिया था या नहीं दिया था, इसका चित्रण और वर्णन करना है आपको। अगला विषय महाभारत के 18 पर्वों में तारतम्य। अब इस पर्व को समझिए, थोड़ा 1 मिनट लूँगा इस विषय पे। जब हम पर्व की बात करते हैं, और महाभारत का युद्ध भी 18 दिनों तक चलता है, ये भी आप जानते हैं, तो हो सकता है ये विषय डिमांड कर रहा है महाभारत के युद्ध के अंतिम दिन, जब दुर्योधन की मौत होती है, जंगा तोड़ी जाती है भीम के द्वारा कृष्ण के कहने पर अपनी गदा के माध्यम से, तो हो सकता है उस 18वें दिन का वर्णन करने की बात कर रहा है आपसे इस विषय के माध्यम से, कुछ और हो सकता है। तो इस विषय पर आप दिए गए फ़ोन नंबर ईमेल आईडी से कंसल्ट कर लीजिएगा। अगला विषय है गीता में आत्मा का स्वरूप, और एक और विषय है महाभारत के आख्यानों के आधार पर रचे गए विभिन्न काव्य और उपन्यास।
महाभारत को केंद्र में रखकर कितने या किस प्रकार के उपन्यास या काव्य ग्रंथ लिखे गए हैं या लिखे जा रहे हैं, उसको लेकर आपको लिखना है। और एक और विषय महाभारत में भाषागत सौष्ठव, भाषागत सौष्ठव, उसकी भाषा शैली क्या है, उसकी शैली नहीं, उसकी भाषा क्या है, इस पर आपको केंद्रित करना है। शैली नहीं है, शैली क्योंकि उसका तरीका होता है, भाषा होती है व्याकरण, किस प्रकार के शब्दों का चयन किया गया है। भाषा को प्रस्तुत करने को बोलते हैं शैली, लेकिन यहाँ भाषा शब्द का प्रयोग है, भाषागत सौष्ठव। अगला विषय महाभारत में विभिन्न अलंकारों की छटा, फिर है महाभारत का रचना काल। एक विषय ऊपर यही सबसे पहला आया था, महाभारत का रचना क्रम, और अब विषय आया है महाभारत का रचना काल। दोनों लगभग सेम विषय हैं, सेम ही समझिएगा और विषय को एक समझिएगा। एक और विषय है महाभारत में श्री कृष्ण की भूमिका, और फिर है वेद व्यास द्वारा रचित मूल जय संहिता। ये विषय मैंने आपको बताए, विषय पर जो समझ थी वह अपनी दी मैंने आपको। विषय पर आलेख कब तक भेजने हैं वह बताए, आलेख कौन मांग रहा है, कब तक मांग रहा है वह बताया, किस भाषाओं में, किस फॉन्ट में, किस तरीके से लिखने हैं वह बताया। और दी गई सूचना पर कोई टीका टिप्पणी सवाल हो तो ज़रूर से ज़रूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगने के बाद अभी तक लाइक नहीं किया है तो बहुत धन्यवाद। अब आपको लगता है लाइक कर देना चाहिए तो लाइक ठोक के चले जाइए, वीडियो को शेयर करिए, लिपिबद्ध कीजिए अपने लेखों को और भेजिए, और शुल्क दीजिए। हो सकता है शुल्क की कॉपी भी मिलेगी आपको, क्योंकि किताब भी भविष्य में खरीदेंगे, क्योंकि आपकी भी इच्छा रहती है कि जब हम कहीं लेख बेचते हैं, हमारा लेख कहाँ छपा है, कैसा दिखता है और कितने लोगों के बीच में हमारा लेख छपा है, हमारे लेख का स्तर क्या है। कि किसी भी पत्रिका में छप जाना लेख, और लेकिन ज़रूरी है किन लोगों के बीच में आपका लेख छपा है, किस समूह में आपको स्थान दिया गया है, और आपके लेख की कैटेगरी और उसका स्तर क्या है। इसीलिए यह पुस्तक जो आपको भेजी जाएगी, हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी, उसके लिए ही ये शुल्क मांगा जा रहा है। जो भी आपसे है, आप लेख भेजें या शुल्क दें, ये आपका निर्णय है। विषय आपको बताए क्या लिखना है, कैसे लिखना है, वह बताने का प्रयास किया गया। कब तक भेजना है वह बताया गया। पूर्व के लेख से संबंधित किसी वीडियो पर कोई टीका टिप्पणी हो तो वह भी कर सकते हैं। इस वीडियो पर कोई सवाल जवाब हो तो वह भी कर सकते हैं। वीडियो लंबे थे आज के दोनों, ये मैं भी जानता हूँ। आपका 1 से सवा घंटा मैंने लिया इन वीडियो को बनाने के लिए। एडिट करने में तो लगभग 6 से 7 घंटे लगते हैं, आप भी समझते हैं, क्योंकि क्या काटना है वीडियो में, कितना रखना है, क्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखना है, कैसे टैग लगाने हैं, फोटो डालने हैं, वह सब सोचने का काम है, उसमें समय लगता है। लेकिन सारा काम एक फ़ोन से करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी प्रयास करता हूँ उस छोटे से फ़ोन से सब कुछ कर सकूँ। बहुत सी खामियाँ रहती होंगी वीडियो में, कंटेंट में, मेरे बोलने में, ज़रूर से ज़रूर सचेत कीजिएगा। जैसे ही कोई इनकम का सोर्स हो जाएगा, कुछ नए डिवाइस, नई तकनीक लूँगा तो आपसे बताऊँगा, क्योंकि अभी जॉबलेस व्यक्ति हूँ, जॉब नहीं है, शोधार्थी हूँ, फेलोशिप नहीं है, इसीलिए तकनीक और पैसे दोनों का अभाव है। इसलिए छोटे से फ़ोन से जो संभव हो सकता है वीडियो बनाता हूँ, आपको देता हूँ। और कोई समस्या सुझाव हो तो ज़रूर से ज़रूर संपर्क करें। और आज जिन भी विद्यार्थियों का पेपर है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का, PhD का, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत और सलाम।